सितंबर 2021 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जरा। Noman has been working as manager finance in DL, a public listed company, for many years. He received following monthly emoluments. So इंडिविजुअल का सवाल है और सैलरी का सिचुएशन है, सिनेरियो है, और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड दे अंडर कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ नोमान फॉर द ईयर 2021। तो इसमें टैक्स का कैलकुलेशन है। टैक्स का कैलकुलेशन मांग रहे हैं आपसे? नो। ठीक है, तो ये जरूरी है आपको सवाल के शुरू में देखना ताकि आपका आंसर सही तरीके से प्लान हो। आपने इनकम का ही कैलकुलेशन बनाना है सिर्फ। अच्छा जी। बेसिक सैलरी 1,20,000। वी नो द ड्रिल कि क्या करना होता है। सैलरी का एक वर्किंग बना लेंगे आप, जिसमें आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से और ये सैलरी टैक्सेबल हो गया। इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन वाला मसला नहीं है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस के केस में अलाउंसेस वाला प्रोविजन आपको ज़हन में रखना है। और अलाउंसेस का प्रोविजन क्या है, साथ में ज़रा मैं नोट्स भी ओपन कर लेता हूँ, स्लाइड्स को रेफर करते जाते हैं साथ साथ। अलाउंसेस सारे टैक्सेबल हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के, जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है जी। या फिर कोई ऐसा अलाउंस जो आपको सिर्फ ऑफिस का खर्चा करने के लिए दिया जाए, लेकिन वो अलाउंस ही मंथली ना मिलता हो बल्कि स्पेसिफिकली किसी काम के लिए दिया गया हो, तो वो अलाउंस भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। सो मेडिकल अलाउंस 20,000 है, और इसके केस में भी मैं क्या करूंगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी इसको एग्जेम्प्ट कर दूंगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसमें खास तौर पे क्या चीज ध्यान रखनी है आपने हाउस रेंट अलाउंस के केस में, कि आपने इसके ऊपर गलती से भी ये वाला प्रोविजन नहीं लगाना है। 45% ऑफ एमटीएस बेसिक सैलरी से कंपेयर ना कर देना, क्योंकि ये किस वक्त करना होता है, जब आपको अकोमोडेशन मिल रही हो। ये अलाउंस है 60,000, ये सारे का सारा टैक्सेबल होगा। तो 60,000 के हिसाब से ये सारा का सारा टैक्सेबल है हाउस रेंट अलाउंस भी। In addition to above, the employer also provided the following benefits. Company maintained car for both official and personal use. तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वेंस का ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज है, तो फिर देखना पड़ेगा ओन व्हीकल है या लीज्ड। दोनों सूरतों में 5% ऑफ द वैल्यू। द कार वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ, परचेज है और कॉस्ट बताई हुई है 14 लाख, तो इसी का आप क्या करेंगे 5%। As per company policy, Noman purchased this car at its book value of rupees 4.5 lakh on completion of 5 years. That is on 30 June 2021. Fair market value of this car on the date of sale to Noman was 1 million. ये तो कोई मसला आसान नहीं लग रहा। इधर मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए आप इसको पढ़ें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे ये क्या है। ईयर एंड कौन सा है आपका? और नुमान ने ये गाड़ी अपने एम्प्लॉयर से ले ली है, खरीद ली है। कब खरीदी है? साल खत्म होने पे। ये लिखा है 30 जून 2021 द ईयर एंड डेट, और इसी डेट पे इसने गाड़ी एम्प्लॉयर से ले ली। तो अब सिचुएशन इस तरह से है कि पूरा साल ये जो गाड़ी थी, ये पूरा साल किसके पास थी? नुमान के पास। और जब साल खत्म हुआ तो इसने एम्प्लॉयर से क्या कर ली, खरीद ली, परचेज कर ली। तो इसका मतलब पूरा साल तो इसके पास कन्वेंस थी ना, तो आप इसकी कन्वेंस की तो वैल्यूएशन उसी तरह बनाएंगे 5%। 5% ऑफ व्हाट? 14 लाख। ठीक है, जो कॉस्ट है। तो आपने 14 लाख का वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस कैसे करना है, क्योंकि ये पूरा साल इसके पास कन्वेंस थी,
तो 14 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, तो इसका 5%, ये वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस हो गया। लेकिन साल के एंड पे गाड़ी भी इसके नाम ट्रांसफर हो गई, तो इसके लिए प्रोविजन ऑफ लॉ कौन सी अप्लाई होगी? अब ये वाली नहीं होगी, ये हम कर चुके। अब कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी? सो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी चीज एम्प्लॉय को दी जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? उस चीज की जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो अब क्या होगा? देखो जरा, कितने की खरीदी है एम्प्लॉय ने? 4.5 लाख। परचेज दिस कार एट बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। और ये है कितने की मार्केट में? 10 लाख की। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 5.5 लाख रुपए, ये इसको गाड़ी मिली, तो ये जब गाड़ी बाय करेगा तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, दो चीजें हैं इसमें। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 18,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नुमान टू द फंड। तो प्रोविडेंट फंड है 18,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी बता रहा है आपको, इंटरेस्ट इनकम भी बता रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो हम ये जरा सारी की सारी चीजों का पहले प्रोविजन ऑफ लॉ देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सो प्रोविडेंट फंड, तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ये सिनेरियो कौन सा है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। तो इस केस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। ठीक है जी। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और जो रिटर्न क्रेडिटेड है उसको तो कुछ करना होगा, राइट? तो उस केस में क्या करना होगा आपको? तो मैं पहले जरा इसकी एक वर्किंग यहाँ बनाते हैं। तो करना ये होगा आपको, प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जरा सवाल में देख के कोई मुझे बता सकता है? 18,000 पर मंथ। कैलकुलेटर निकाल लें जरा, कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दिया? बोलो फिगर। 2,60,000, 2,16,000। ठीक है, अब ये तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। इसमें से कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है, ये इस टेबल में देखो। 1.5 लाख रुपए या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, लेसर इज एग्जाम्प्ट। तो अब मैं क्या करूंगा? या तो 1.5 लाख रुपए या फिर कितना परसेंट है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस प्लस डीएनएस अलाउंस। तो सवाल में देखें बेसिक सैलरी कितना है हमारे पास? 14,40,000। क्यों जी, ऐसे ही है। तो 14,40,000, इसका मैं 10% ले रहा हूं, तो ये कितना बनेगा? 1,44,000। इन दोनों में से क्या करना है? विच एवर इज लेस। तो लेस कौन सा है? ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो है वो देखें सवाल में कितना बताया हुआ है आपको? 5,40,000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड है 5,40,000। इसमें से आपने क्या चीज एग्जाम्प्ट करनी होती है? रिटर्न एट द रेट ऑफ 16% और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। तो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी तो हो जाएगा, ये कितना बनता है? 480,000, 4,80,000।
और दूसरी चीज है रिटर्न एट द रेट ऑफ 16%। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? आपको सवाल में जो रिटर्न दिया हुआ है 5,40,000, ये किस रेट पे है? 18% पे। तो अगर 5,40,000 का रिटर्न 18% पे है और मुझे 16% पे चाहिए रिटर्न, तो ये कितना बनेगा? इंटू 16/18, 4,00,000। वही सेम, 4,80,000 ऊपर भी इधर भी। देख लो यार। हाँ, इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं है। 14,40,000 डिवाइड बाय 3, 4,80,000, और 5,40,000 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 16, 4,80,000 सेम है। सो इन दोनों में से क्या करना होता है मुझे? हायर इज एग्जाम। सो हायर अमाउंट कौन सी है जी? सो 480 है इक्वल अमाउंट, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आ जाए कैलकुलेशन पे। सो आपने 1,50,000 और 14,40,000 यही बनाया था ना इधर। 1,50,000 सॉरी 1,44,000, 1,44,000। सो इसमें से जो लेस था 1,44 वो आपने एग्जाम्प्ट कर दिया। ठीक है, और 480 यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया, तो ये 480 एग्जाम्प्ट कर दिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आ गई सबको प्रोविडेंट फंड की? डन। बाकी जो बचेगा वो फिर टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। जी हाँ, आप चले जाओ क्लास में। हाँ, वैल्यू नेगेटिव में आए तो फिर इनकम में कुछ भी नहीं आएगा। नेगेटिव वैल्यू टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं करनी। ठीक है। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 2020 ही वॉज ट्रांसफर टू लाहौर एंड वॉज पेड रिलोकेशन अलाउंस ऑफ 3,00,000। रिलोकेशन अलाउंस 3,00,000, ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ये सैलरी का पार्ट भी है या नहीं है? तो इसलिए हम क्या करेंगे? कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट चेंजेस टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको उठा के एक दूसरी जगह भेज रहे हैं, ट्रांसफर टू लाहौर, और उसके लिए 3,00,000 रुपए दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा? ये मंथली तनख्वाह में दिया जा रहा है या फिर एक ही दफा दिया जा रहा है? हाँ हाँ, स्पेशल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सैलरी में टैक्सेबल होगा इस वजह से। इनमें से कोई भी अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो सकती है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो जब मिलता है प्रोविडेंट फंड से, तो रिकग्नाइज फंड के केस में एग्जाम, तो यहाँ पे एग्जामेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात ये हो रही है कि सैलरी की किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे जो स्पेशल अलाउंस की प्रोविजन ये बता रहे हैं अब्दुल वदूद, उसमें क्या था? स्पेशल अलाउंस में क्या था? तो कोई भी अलाउंस जो एक्चुअली आपको दफ्तर के किसी काम के लिए दिया जाए, द अलाउंस solely एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटीज डज नॉट इंक्लूड अलाउंस विच इज पेड मंथली इन सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस, और अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिव नेसेसरली एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये तो चूंकि एम्प्लॉयर ने ही आपकी पोजीशन चेंज की और उसके लिए आपको अलाउंस दिया है और एक दफा ही दिया है, सैलरी में शामिल नहीं है, तो इसलिए ये स्पेशल अलाउंस वाली जो एग्जामेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, एंड दिस विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कुछ भी इनकम में नहीं आएगा। HR committee approved a performance bonus for the year ended 30 जून 2021 for all employees. Noman received 4,00,000 as performance bonus on 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 मेरे टैक्स ईयर में आता है, 30 जून को खत्म हो जाता है टैक्स ईयर, तो नहीं आ रहा, तो इसलिए बोनस की कोई अमाउंट अभी नहीं आएगी इनकम में। On 1 April 2021, Noman obtained a loan of 5 million at the rate of 6% per annum from DL to purchase a new house for his own use. First installment of the loan was paid on 30 जून 2021. He incurred legal expenses of 20,000
फॉर ऑब्टेनिंग द लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन वाली प्रोविजन आप रेफर करेंगे, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2021 को ये लोन मिला है 5 मिलियन का, 6% से मार्कअप चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर, तो बाकी का जो 4% है वो इसकी इनकम में आएगा, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट फ्री लोन आपने जो बेसिकली रेफर करना है वो क्या है, ये कि एम्प्लॉयर ने मार्कअप चार्ज किया है तो आप क्या करेंगे, मार्कअप एट बेंचमार्क रेट जो कि 10% से होता है उसमें से माइनस कर देंगे मार्कअप चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। तो अब मेरा जो ये जो लोन का अमाउंट है इसमें मैं क्या करूंगा, 5 मिलियन, बेंचमार्क रेट क्या है, एम्प्लॉयर ने कितना चार्ज किया है, ठीक हो गया जी। कितना बना, 2 लाख रुपए, क्लियर। और ये लोन आपने लिया कब है, कब लिया है, 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब लोन कितना सा आउटस्टैंडिंग है, अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो इंटू 3/12 कितना हो गया, 50,000। तो ये 50,000 आपका इंटरेस्ट फ्री लोन आ गया, डन हो गया जी। इस लोन को इस्तेमाल किस लिए किया आपने, परचेज अ न्यू हाउस। अब यहाँ पे एक और मसला है, वो क्या, डिडक्टेबल अलाउंसेस में आपने एक प्रॉफिट ऑन डेट पड़ा हुआ है। वो क्या है कि अगर आपने लोन लिया है किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस और एक्विजिशन ऑफ हाउस, तो उसका डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा उसके मार्कअप का। लेकिन वो लोन आपने लिया किससे हो, शेड्यूल्ड बैंक से, एनबीएफआई, एसईसीपी और रेगुलेटेड बाय एसईसीपी और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और लिस्टेड कंपनी। तो अब ये देखना पड़ेगा ना कि इनमें से किसी से लोन लिया है या किसी एम्प्लॉयर से लिया है। तो एम्प्लॉयर की कोई तफसील है सवाल में, दुआ लिमिटेड अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या होती है टैक्स लॉ की नजर में, पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे भी तो ये लिखा हुआ है ना, लिस्टेड कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो फंस गए, मतलब डिडक्टेबल अलाउंस बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको एक तो प्रॉफिट ऑन डेट यानी मार्कअप की अमाउंट लेना है, ठीक है, और दूसरा 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और ₹2 मिलियन, इनमें से जो भी कम अमाउंट होगी। तो अभी तो हम फिलहाल ये करेंगे कि डिडक्टेबल अलाउंस का एक वर्किंग बना देते हैं, इसमें प्रॉफिट ऑन डेट लिख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट हमने कितना पे किया है, हाँ ठीक है, जो जो जाना चाहे जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लें बाद में। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात ये है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, और वो जो लोन मिला उसके ऊपर आप कोई मार्कअप पे करोगे, नो, लेकिन इनकम में चला जाएगा कितने परसेंट से, 10% से। ये बात तो पता है ना सबको कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिला तो उसमें मैंने कोई मार्कअप पे नहीं करना, एक्चुअली मैंने पेमेंट जो मार्कअप की करनी है वो नहीं करनी, लेकिन मेरी इनकम में एक मार्कअप की फिगर चल जाएगी 10% से। अब अगर मैंने इस लोन को इस्तेमाल कर लिया हाउस के लिए तो इसका मुझे मिलता है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस किस चीज का मिलता है कि अगर मैंने प्रॉफिट ऑन डेट पे किया हो ऑन अ लोन जिससे मैंने घर खरीदा है ना, अब अगर आपने मार्कअप एक्चुअली पे ही नहीं किया तो फिर क्या उसका मुझे वो मिलेगा डिडक्टेबल अलाउंस, द आंसर इज यस। हाँ ठीक है जाना, नो प्रॉब्लम। तो क्या मुझे उसका प्रॉफिट ऑन डेट का डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, आंसर इज यस। किस मार्कअप का,
जो मेरी इनकम में शामिल हुआ। ठीक है, तो इसके लिए बकायदा एक पैराग्राफ है आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर, मैं उसका स्नैप शेयर कर दूंगा आपसे व्हाट्सएप में। तो उसमें लिखा हुआ ये क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि अगर आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके ऊपर आप कोई मार्कअप नहीं पे कर रहे, लेकिन इनकम में 10% से मार्कअप चला गया और उस लोन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी फॉर डिडक्टेबल अलाउंस वो पूरी हो रही हैं, तो आपको ऐसे ही अज्यूम किया जाएगा जैसे आपने ये 10% वाला प्रॉफिट ऑन डेट एक्चुअली पे किया है और आप उसका डिडक्टेबल अलाउंस बना सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 10% मार्कअप एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है, लेकिन यहाँ पे कितना किया है, 6%, तो इसका मतलब मैं जो इनकम में लेकर गया हूँ वो कितने परसेंट से लेकर गया हूँ, 4%। ठीक है, तो अगेन इस 4% का तो मुझे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, लेकिन 6% तो मैंने एक्चुअली पे किया है, तो इसलिए अगेन मुझे जो डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 10% मार्कअप का। 4% इस वजह से क्योंकि वो इनकम में गया, और 6% इस वजह से कि वो तो मैंने एक्चुअली एम्प्लॉयर को पे किया है। तो अब मेरे पास जो लोन की अमाउंट है वो कितनी है, 5 मिलियन। इसके ऊपर मैंने 6% एक्चुअली पे किया है और 4% मेरी इनकम में गया है, दोनों ही डिडक्टेबल अलाउंस के लिए एलिजिबल है, मतलब 10% ही एलिजिबल हो गया। ठीक है जी, और ये मैंने कितने महीने के लिए लोन लिया था, 3 महीने के लिए। तो ये तरह कैलकुलेशन बनाए, 1,25,000। तो ये वो मार्कअप होगा या प्रॉफिट ऑन डेट होगा जिसकी बेस पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डिडक्टेबल अलाउंस, 1,25,000। तो डिडक्टेबल अलाउंस की आप एक वर्किंग बनाएंगे और उसमें ये 1,25,000 मेंशन कर लेंगे, ये मेरा मार्कअप है। कैलकुलेशन समझ आ गई? ओके, आगे चलें जी, सवाल में अगली इंफॉर्मेशन क्या है जी। 3 मंथ्स का क्यों किया? क्योंकि 1 अप्रैल से लोन लिया ना आपने। जो 10% है वो पर एनम है ना, ठीक है, तो आपने चूंकि, और 6% भी पर एनम है, वो आगे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। तो हमने चूंकि 1 अप्रैल से लिया तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आउटस्टैंडिंग बनता है। अच्छा, जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं 20,000 फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, इस ये सैलरी के हेड में कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है, तो ये कहीं पे एक्सपेंस नहीं बन सकेगा। ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। द अमाउंट वाज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 2 मिलियन। सो ये अगेन कौन सा सिचुएशन आ गया जी हमारे पास, वो प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड वाला जो हमने फॉर्मूला एक डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला है तो आपने पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट बनाना है। वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट ऑन डेट है उसको मल्टीप्लाई करें 100/85 से और फिर उसमें ज़कात जमा कर दें, तो ग्रॉस अमाउंट बन जाएगी। ठीक है जी, तो नेट अमाउंट आपको पता है कितनी है, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम 5,10,000 इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट वाज नेट ऑफ, नेट अमाउंट है ना 5,10,000। सो 5,10,000, 5,10,000 इंटू 100/85 प्लस ज़कात कितनी है, 2 लाख, 8 लाख। तो ग्रॉस अमाउंट मेरे पास कितनी बन गई, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट 8 लाख रुपए। ठीक है जी, सो अब मेरा जो वर्किंग होगा उसके अंदर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये 8 लाख रुपए मेंशन करूंगा। सो मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो 8 लाख रुपए मेरा सेपरेट टैक्सेशन एफटीआर में चला जाएगा, और इसके ऊपर अगर कोई ज़कात है तो उसका डिडक्टेबल अलाउंस बन जाएगा। वर्किंग 4 में हमने डिडक्टेबल अलाउंस बना दिया 2 लाख रुपए ज़कात का। ठीक हो गया जी, क्लियर। और जो टैक्स आपसे विदहोल्ड किया गया था
क्योंकि टैक्स का वर्किंग मांगा भी नहीं है, इसलिए अब टैक्स की आगे कैलकुलेशन नहीं है। हाँ जी, कोई सवाल है किसी का इस नंबर 1 में, प्रॉफिट एंड डेट वाले में किसी का कोई सवाल है, इन्वेस्टमेंट वाले? ऑन 1 अक्टूबर 2020 नोमान रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 12 लाख फॉर 12 मंथ फॉर रेंटिंग ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस। 12 महीने का एडवांस मिला है, कब से? 1 अक्टूबर से। तो हमारे टैक्स ईयर में कितने महीने फॉल कर रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 12 महीने का एडवांस है, तो एक्रूअल बेसिस पे 9 मंथ्स का इनकम में आएगा। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 4 लाख फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 नोमान इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू प्रेमिसेस। तो ये जो अमेनिटीज, यूटिलिटीज के पैसे होते हैं, ये कौन से हेड ऑफ इनकम में जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो हम प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में ये 12 लाख रुपए एडवांस है, इसमें से अमेनिटीज, यूटिलिटीज के पैसे निकल गए, तो बाकी रेंट के रह गए। ये 12 महीने का अगर रेंट है, तो इसमें से 9 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 लाख। इसमें से अब आपने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। और ये जो 4 लाख है यूटिलिटीज, एमेनिटीज के पैसे, ये किधर चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यूटिलिटीज, क्लीनिंग, और इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, हाँ ये है ना, 4 लाख रुपए यूटिलिटीज के। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख दिया। किसको? 4 लाख को? अच्छा, 4 लाख को 9/12 क्यों नहीं करेंगे? इस पे देखना पड़ेगा हमें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किस बेसिस पे टैक्स होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किस बेस पे टैक्स होता है? रिसीट बेसिस। तो इसलिए वो उसको 9 मंथ करने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरे का पूरा जो रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम होता है, उसका बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? अक्रूवल। इसलिए उसको 9 मंथ करने की जरूरत। ठीक हो गया जी, आगे चले जरा। खर्चे जो बताए हुए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये खर्चा दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, बिल्डिंग की सूरत में आपने 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स ही एक्सपेंस बनाना है। तो एक्सपेंसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी इनकम में आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, उसमें प्रॉपर्टी के, इसमें रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस आप 1/5 बनाएंगे। जो सवाल में खर्चा दिया हुआ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम, एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्शन चार्जेस, यूटिलिटी, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, तो ये सारे के सारे खर्चे आप उस लिस्ट में देखेंगे जाके कि क्या ये अलाउड हैं या नहीं है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप देखेंगे जाके, आपको पता चलेगा अलाउड है। और एडमिन और क्लीनिंग एक्सपेंसेस में आपके पास एक लिमिट होती है, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। मैं ये जरा नोट्स में आपको रेफर करके बता देता हूँ कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। सो अलाउेबल एक्सपेंसेस, और इसमें जो आपके एक्सपेंसेस ये वाले हैं, इसमें एक लिमिट होती है, प्री मैक्सिमम अप टू 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, इसके ऊपर मैं इस लिमिट को ऑब्जर्व करूंगा। वैसे ही एक्सपेंसेस 2,80,000 बन रहे हैं, लेकिन 4% इज 24,000, तो 24,000 ही अलाउड होगा एज एक्सपेंस। ठीक हो गया जी। तो 4,06,000 इज मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको मैं अपने, ये जो मेन कैलकुलेशन है 4,06,000, इसको इधर ले आऊंगा। Naman has opted normal tax regime for chargeability of tax on income from property। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है, ये इस टैक्स ईयर में रेलेवेंट नहीं है। ये पुराने टैक्स ईयर में आपके पास चॉइस होती थी कि आप प्रॉपर्टी इनकम को सेपरेट ब्लॉक रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो अभी ये सेंटेंस, अभी अब अगर आपको सवाल आएगा ये, तो उसमें ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओके जी। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। और इसमें अब आप नुमान की जो इनकम है उसको फाइनल कर सकते हैं। सैलरी का सारे अमाउंट्स डिस्कस हो गए, अदर सोर्सेज भी डिस्कस हो गया, और डिडक्टिबल अलाउंसेस भी डिस्कस हो गए। दैट्स इट।
यूटिलिटी क्लीनिंग सिक्योरिटी। हाँ, नहीं नहीं, उधर से किए। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं आप जरा। मुख्तार आर रेजिडेंट इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग वेल्थ स्टेटमेंट, और वेल्थ स्टेटमेंट की कुछ अमाउंट्स बताई हुई हैं यहाँ पे, और आपसे अब वेल्थ स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा हुआ। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एडवाइज मुख्तार एडवाइज कर दो सिर्फ that how above matters would be dealt with in wealth statement and its reconciliation for the tax year 2021। नाउ ये वेल्थ स्टेटमेंट के हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अगर तो उसमें कोई आपको अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। आई विल नॉट आई मीन रीड एंड देन एक्सप्लेन कि हमें इसको क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2A जो है, 2A, इसके लिए आप ये जो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है ना, इसमें नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है जो एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर है। ठीक है, तो अगर तो वेल्थ स्टेटमेंट समझ आई हुई है तो ये बातें कोई मुश्किल नहीं है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है और वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है, तो ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। और अगर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं समझ आई हुई तो ये भी समझ नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी है कि पहले वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी सीख लें आप। ठीक है, तो जो मैंने सवाल आपको सॉल्व कराए हुए हैं और जो वीडियो शेयर किया हुआ है, वहां से पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, न्यूमेरिक कैलकुलेशन। तो उसी बेस के ऊपर ये आपने बताना है कि ये फलां चीज में जमा हो जाएगा, ये फलां चीज में से माइनस हो जाएगा। So you will just look at its answer and I will not discuss each and every part of it. B part को हम डिस्कस करेंगे। Following information pertains to Aisha for the tax year 2021। So कुछ हेड्स ऑफ इनकम में आमदनी बताई हुई है और कुछ में लॉसेस बताए हुए हैं। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आपसे पूछ रहा है कि आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो इसका इजीएस्ट वे ये होता है सॉल्व करने का कि आप ये मैट्रिक्स बना लो जो मैंने आपको लॉसेस के चैप्टर में पढ़ाया था, कि किस हेड ऑफ इनकम में आमदनी हो, ये जो ऊपर एक्स एक्सिस है इसके ऊपर इनकम लिखें और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर लॉसेस लिख लें, और जो जो एडजस्टमेंट हो सकती है वो कर दें। ठीक है, जो टिक मार्क्स लगे वो एडजस्टमेंट हो सकती है, जो क्रॉस लगे वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे सारी वो इनकम्स लिख दी जो आपको इस सवाल में दी हुई हैं। कुछ कोई इसमें जमा तफरीक है ही नहीं, सवाल में कोई प्लस माइनस नहीं है। कुछ इनकम्स बताई हुई हैं, ये आप ऊपर इनकम्स में लिख दो यहाँ पे, और कुछ लॉसेस बताए हुए वो यहाँ लॉसेस में लिख दो, ये जो लॉसेस बताए हुए, और इसके बाद जो जो जिसमें से माइनस हो सकता है वो एडजस्ट कर लें। ठीक है, सो ये सोल्यूशन अगेन आपके पास है। ना हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ सोल्यूशन देख लेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आंसर करूंगा। आई मीन इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई। हाँ, एग्री जो जो इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है उसका लॉस भी कंसिडर नहीं होता ना, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम का जो लॉस है वो हमारे किसी कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि ये इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। ठीक है, तो ये जो हमने लॉसेस की ये जो पढ़ी थी, ये लॉसेस फ्रॉम इनकम विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स शैल नॉट बी ट्रीटेड। ठीक है, तो ये इस वजह से हम एग्रीकल्चर इनकम के लॉस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। और इसी तरह इस लॉसेस के अंदर एक लॉस और भी है, वो कौन सा है, एंटीक वाला, ये लॉस भी कंसिडर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लेंगे, फिर इसमें कोई सवाल होगा तो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज थ्योरेटिकल, ये हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए आप जरा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब्बास अ रेजिडेंट इंडिविजुअल is engaged in the business of manufacturing of various consumer goods under name and style of Kamyab Engineering. Following information has been extracted. So एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले देख लेता हूँ जाके सवाल में क्या है। कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। तो सारा कुछ ही करना है आपने। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹12.7 मिलियन। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। इट्स अ सेंटेंस ऑफ ब्लेसिंग। अगर ये ना लिखा हो तो जान अजाब में आ सकती है आपकी। अगर आपके टर्नओवर किससे ज्यादा हो, 100 मिलियन से ज्यादा, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो अमाउंट कम है, लेकिन जिस टैक्स ईयर का ये सवाल है उसको 10 मिलियन था, थ्रेशोल्ड तो अप्लाई हो जाना था मिनिमम टैक्स का प्रोविजन। शो रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन डिसअलाउंसेस ब्ला ब्ला ब्ला। चलो जी, अब एक एक करके आइटम पकड़ते जाते हैं और देखते हैं करना क्या है। सवाल एग्जामिनर की फरमाइश है कि आप इस फिगर से सवाल स्टार्ट करें, तो इस फरमाइश को आपने ऑनर करना है, वरना आप डिसऑनर हो जाएंगे।
ठीक है जी, एग्जामिनर की फरमाइश को इज्जत देंगे आप, एग्जामिनर को इज्जत दो। नहीं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने, और साथ ही पहला काम तो ये किया, एक नंबर तो इसका मिल गया कि एग्जामिनर ने कहा था इससे करो शुरू, तो मैंने तो सीधा तो ये तो आपने काम कर दिया। अब आगे देखें, काबिलियत तो आगे पता चलेगी ना जब सवाल की रिक्वायरमेंट देखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इससे तो टैक्स लॉ को वैसे ही नफरत है, तो 12 लाख रुपए तो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, ये अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन है। तो हम इस 12 लाख रुपए को तो स्ट्रेट वे वापस जमा कर देते हैं इस प्रॉफिट में, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं होता है एक्सपेंस। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज ऑफ केज फिक्स्ड एसेट्स ऑन 1 जुलाई 2020 वर, ये आपका जो टैक्स ईयर है ये कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2021 को, और ये वैल्यूज कब की दी हुई है? 1 जुलाई 2020, यानी आपको स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर जब शुरू हो रहा है उस वक्त की रिटर्न डाउन वैल्यूज भी दी हुई हैं। और कौन सी रिटर्न डाउन वैल्यूज? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे काम की हैं वैल्यूज, 6.86 मिलियन, 8 लाख रुपए और 3 मिलियन। सो एसेट है तीन कैटेगरी में, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और मोटर व्हीकल्स। इन तीनों को मैं मेंशन कर लेता हूँ, अपने पास एक वर्किंग नोट बना देता हूँ, और वो वर्किंग नोट ये मैंने बना दिया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि रिटर्न डाउन वैल्यूज जो मुझे सवाल में बताई गई हैं, 6860, 8 लाख और 3 मिलियन, ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है सोल्यूशन। आप ग्रुप में हैं हमारे? ओके। ठीक है, सो यहाँ तक कोई अभी तक रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं हुई। ये एज इट इज फिगर्स मैंने उठा के सवाल वाली यहाँ पे लिख दी है। ये खास तौर पे आपने देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, मोटर व्हीकल्स 80% फॉर बिजनेस पर्पजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप इस साल की डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो वो डेप्रिसिएशन जितनी भी कैलकुलेट होगी उस उसको 80% से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा मैं अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे डिस्कस करने लगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4, कि पार्टली यूज्ड एसिड जो है उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। सबसे पहला रूल ऑफ थंब, कि अगर एसिड 100 रुपए का है और ये 60% बिजनेस में यूज होता है, तो ये एसिड मैं लिखूंगा कितने से? पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट कितनी होगी मेरे बिजनेस में? वो 100 ही होगी। 60% की वजह से इसको 60 की कॉस्ट से रिकॉर्ड नहीं करना, नंबर वन। नंबर सेकंड, कि इसके ऊपर जब इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना होगा, तो लेट से अगर ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है तो 25% से आप बनाएंगे, तो वो 25 इसमें से माइनस करने के बाद 75 बचेगा। बिजनेस में एक्सपेंस कितना अलाउड होगा? पूरे का पूरा 25। इसमें 60% का कोई रोल नहीं होगा। दूसरी चीज हो गई, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अब मैं इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाऊंगा एट द रेट ऑफ 15%, और जो भी जिसका रेट है जो आपको सवाल में क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ होता है लास्ट पेज पे। सो लेट्स से इट इज 15%, तो 75 का जरा 15% आप बनाए, कैलकुलेटर है किसी के पास? कितना बनता है? चलो मैं एज्यूम वैल्यू लिख लेता हूँ फिलहाल। हाँ। हम्म 11 पॉइंट, चलो 11 कर देते हैं। तो ये जो 11 नॉर्मल डेप्रिसिएशन बना है, अब बिजनेस में जो एक्सपेंस बनेगा वो इसका 60% होगा। ठीक है, तो 11 का 60%। चलें, अगर हम थोड़ा सा एक लिबर्टी ले लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक्सपेंस कितना बनाऊंगा? 6। और यहाँ पे अगर मैं अब आपसे ये सवाल पूछूं, एक एसेट 100 का है और वो 60% बिजनेस में यूज होता है, तो बताइए पहले साल के बाद इस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? तो योर आंसर शुड बी 65। रिटर्न डाउन वैल्यू उसी तरह कैलकुलेट करनी है जैसे एसेट 100% यूज हो रहा है बिजनेस में। आपने इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन के फिगर्स वैसे ही कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ जो बिजनेस में अलाउएबल एक्सपेंस होगा उसके ऊपर ये जो 60% है इसका साया पड़ेगा। ठीक है जी, अलाउएबल एक्सपेंस। आपका जो ये इनिशियल अलाउंस है ये एज इट इज अलाउ रहेगा,
इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगी 60% वाली। ठीक है जी। अब अगर मैं इस एसेट को सेल कर देता हूं, लेट्स से कंसिडरेशन आई कुछ मेरे पास 120 रुपए, तो बिजनेस के लिए अब मैंने गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, एसेट यूज हो रहा है 60%, तो क्या मैं कंसिडरेशन को 60% से मल्टीप्लाई करूंगा? आंसर इज नो। कंसिडरेशन कितनी होगी? 120। ठीक है, सो कंसिडरेशन इज 120। इसमें से अब आपने माइनस करना है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी आप लेंगे? 65, और इसमें ऐड कर देंगे जो भी डिस अलाउड डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, तो डिस अलाउड डेप्रिसिएशन कितनी थी? अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये मुझे 6 अलाउड हुआ था 10 में से, तो 4 मुझे डिस अलाउड हो गया, ये मुझे अलाउ ही नहीं हुआ था एज एक्सपेंस। तो अब इस 4 को क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा एंड आई विल मेक इट 69। ये मैं माइनस करूंगा जब मैं कैलकुलेट करने लगूंगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। जब 120 में से आप 69 माइनस करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? 70, 80, 90, 100, 51। सो 51 विल बी द गेन और लॉस, जो कि किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा? बिजनेस में। कैपिटल गेन्स में इधर उधर ना ले जाना, इसको अदर सोर्सेज में ना ले जाना। ठीक है, गॉट द आइडिया जी। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात सुने जरा, आखिरी इंपॉर्टेंट बात सुने कि अगर मेरे पास कुछ और एसेट्स भी थे जिसमें से मैंने सिर्फ ये वाला सेल किया है, फर्स्ट कर लेते हैं उन एसेट्स की, जब ये पहला साल खत्म हुआ था तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बनी हुई थी? लेट्स से 365, जिसमें ये 65 का एसेट भी शामिल था। अब जब मैंने अगले साल में इस एसेट को बेच दिया तो मुझे ये बताएं कि अब इसमें से कितने बच गए हैं मेरे पास? इन अदर वर्ड्स मैं पूछ ही रहा हूं 365 में से कौन सी वैल्यू निकालोगे अब? 65 या 69? दैट्स द क्वेश्चन इज कि अब आप 65 माइनस करोगे, वेरी प्रिसाइजली आई एम आस्किंग दिस, कि 65 माइनस करोगे या 69? ठीक है, जो जाहिर उसमें शामिल था वही निकालोगे ना इसमें से। ठीक है, सो द आंसर इज कि इस 365 में से अब 65 माइनस होगा। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। सो 300 बचेगा, जिसके ऊपर अब मैं आगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता रहूंगा क्योंकि ये एसेट्स मेरे पास बाकी बच गए। ठीक है, सो हैविंग सेड ऑल दिस, अब हम जरा आ जाते हैं सवाल पे, क्योंकि ये दिस इज नॉट एन इजी टेरेन, तो आसान एरिया नहीं दिया एग्जामिनर ने। 80% एक एसेट यूज हो रहा था, और ये कौन सी कैटेगरी में था? मोटर व्हीकल, और इसने मोटर व्हीकल को ही क्या कर दिया? बेच दिया। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन आ रही है जो भी हमने डिस्कस किया। तो अब और एक नया आइटम भी खरीदा, अ न्यू कंप्यूटर वॉज परचेज फॉर 1.5 लाख रुपए। जो नया एसेट आए ना, उसके केस में ये ज़हन में रख लें, उसकी आपने अलग कैलकुलेशन बना दी, उसको सारी अपनी कैलकुलेशन से अलग ले जाओ, बिल्कुल अलग। सो न्यू एसेट को बिल्कुल अलग कर दो बाकियों से, और देखो क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है? कंप्यूटर, यस है। इसके ऊपर 25% से इनिशियल अलाउंस बना दो, उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बना दो 30%, और चूंकि ये फर्स्ट ईयर है तो इसलिए 50% रूल अप्लाई होगा। तो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन बन गई और ये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बन गई। तो नए एसेट का पिछले के साथ अगर मिक्स किया ना आपने, तो बस फिर ऐसी जलेबी बनेगी जो आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि मैंने शुरू कहाँ से की। सो डोंट डू दिस। जो नया एसेट है उसको अलहदा कर दें, उसकी डेप्रिसिएशन अलहदा कैलकुलेट कर लें, जो आपने इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन इसकी बनाई है उसको बाकियों के साथ कैलकुलेट करने के बाद फिर ऐड कर लेना। अच्छा, तो अब मेरे पास कुछ एसेट्स आ गए। जो एसेट मेरा बिक रहा है वो कौन सा है, उसकी मैं एक अलहदा वर्किंग बनाता हूँ। तो ये मैं अलहदा वर्किंग बनाने लगा हूँ। कौन सा एसेट मैं बेच रहा हूँ? मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून 2019। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2019, 20, 21? नहीं, सवाल के मुताबिक टैक्स ईयर 2021 है।
ठीक है। और ये टैक्स ईयर कौन सा बनता है जिसमें इसने खरीदा है? 15 जून 2019। ये टैक्स ईयर 2019 है, तो इसका मतलब 2019 में खरीदा उसने, 2020 में इस्तेमाल किया और 2021 में बेचा। इसका मतलब 2 साल उसने इसको यूज किया है। सो विल सॉल्व इट दिस वे कि हम कर तो 2022 के हिसाब से ही रहे होंगे कैलकुलेशन, लेकिन 2 साल इस्तेमाल किया उस एसेट को। द कॉस्ट ऑफ 1 million was at a cost of 1 million and it was sold for 7.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपए तो क्या होगी कंसिडरेशन। कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या है। कैरिंग वैल्यू कहते हैं बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू क्या होती है? जिससे वो अकाउंटिंग की बुक्स में कोई एसेट अपीयर होता है। तो अगर वो ये कह रहा है कि कैरिंग वैल्यू उसकी सेम है जितनी कंसिडरेशन है, जितनी सेल प्रोसीड्स है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग का तो गेन और लॉस जीरो है। ठीक है। तो इसलिए मैंने जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे सवाल में दिया गया है, उसमें मैंने कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी इस व्हीकल के सेल की, क्योंकि इसका कोई गेन और लॉस आया ही नहीं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गेन और लॉस अभी कैलकुलेट करना है, हो सकता है वो भी जीरो बने, लेकिन मुझे नहीं पता अभी। सो अब एक चीज तो मुझे यहां से ये मिल गई कि ये एसेट मैंने खरीदा कितने का था? 1 million का, और मैं बेच कितने का रहा हूँ? 7.5 लाख रुपए का। तो कंसिडरेशन और कॉस्ट आई हैव गॉट इट। तो ये 7.5 लाख रुपए मैं लिख देता हूँ जी, क्या है कंसिडरेशन, और 1 million की क्या है कॉस्ट। अब हम फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन बनाते हैं। पहले साल में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि क्या एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं। तो ये क्या है? इट्स अ इट्स अ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल किस सूरत में एलिजिबल डेप्सिबल एसेट होता है? जब अप्लाइंग फॉर हायर हो। ठीक है। ना यहाँ सवाल अब इस मामले के ऊपर साइलेंट है। आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि इसका बिजनेस देख लें क्या है। ठीक है। सो बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स। तो बिजनेस भी कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला नहीं उसने बताया कि वो अप्लाइंग फॉर हायर हो रहा। ठीक है। सो ऑल इवन देन यू हैव अ चॉइस हियर। ठीक है। एग्जामिनर ने assumption क्या लिया हुआ है? इट इज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। तो इफ इट इज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, तो इसका मतलब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। तो इसका मतलब मैंने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना, मैंने सिर्फ इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनानी है। एसेट 80% यूज हो रहा है बिजनेस में, लेकिन कॉस्ट कितनी ली देखो मैंने? पूरी 1 million। ठीक है। और मैं इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाऊंगा 15% से, लेकिन मुझे अलाउड कितनी होगी? 80%। एक्सपेंस कितना अलाउड होगा? 80%। और नॉट अलाउड कितना होगा? 30%, सॉरी 20%। ठीक है। सो ये मैंने अलग अलग कर दिया। 1,20,000 जिस साल में ये खरीदा था उस साल का एक्सपेंस होगा, अभी तो वो एक्सपेंस से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेकंड ईयर में मैं क्या करूंगा? फिर से नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाऊंगा उस रिटर्न डाउन वैल्यू पे जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया, और फिर ये जो डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की, इसके ऊपर भी 80% मुझे अलाउड होगा एज एक्सपेंस और 20% डिसअलाउड होगा। ये 2 साल की कैलकुलेशन के बाद तीसरा साल आ गया जब मैंने इस एसेट को बेच दिया। ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेते। तो इसका मतलब अब मुझे इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में वो वैल्यू जमा कर देनी है जो मुझे डिसअलाउ हुआ था। कितना डिसअलाउ? ये मैंने एक टोटल बनाया हुआ है यहाँ, 55,500। तो 7,22,500 में जमा कर दूंगा मैं 55,500। तो ये कितना बन जाएगा? 7,78,000। और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या हो गया? लॉस। ठीक है। सो अभी जो हमने प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, हम उससे मैच कर रहे हैं ना अपने सोल्यूशन में, वही काम कर रहे हैं। ठीक है। सो हमने रिटर्न डाउन वैल्यू 7,22,500 नॉर्मल तरीके से जो कैलकुलेट की थी, 7,22,500, इसमें जमा कर दिया क्या? जो मुझे अलाउ नहीं हुआ था, और ये फिर मैंने गेन और लॉस वर्कआउट कर लिया। अब अगला सवाल, अब जरा सुने, जरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से, कि ये एसेट तो मेरे पास इस साल में नहीं है ना? नहीं है। तो ये व्हीकल्स में से निकालनी है कोई वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालूं? वही सवाल जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि 7,22,500 या 7,78,000। 7,22,500, क्योंकि पहले मेरे एसेट की वैल्यू में 7,22,500 ही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक जसारत कर रहा हूँ इंतहाई अदब के साथ। वो जसारत ये है कि व्हेन आई लुक एट द सॉल्यूशन बाय आई कैप,
तो आई कैप क्या करता है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ये देखें आई कैप क्या करता है इस सोल्यूशन में। हाँ, आई कैप इसमें ये करता है कि ये देखें मोटर व्हीकल्स लिखा हुआ है ना, ये एक वैल्यू इसने बनाई थी। इसने किया क्या है कि इसको थोड़ा सा इसने नहीं कहना चाहिए, बदतमीजी हो जाएगी। इन्होंने इन्होंने आई कैप ने क्या किया है? 3 मिलियन। 3 मिलियन क्या था जरा देखो जरा। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू थी ना, ये 3 मिलियन लिखी हुई है। ये इन्होंने अपने क्वेश्चन पे भी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। यार दूसरे टीचर का मुझसे वो आप प्लीज जो मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई लॉजिकल ऑब्जेक्शन है, मुझे वो बताए ना। ओके, सो आपको ये दिखाई दे रहा है ये 3 मिलियन। अब इस 3 मिलियन में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए था? 7/5। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैं इस आई कैप से इख्तलाफ ये कर रहा हूँ कि इन्होंने 7,78,000 माइनस करके आगे कैलकुलेशन बनाई है। यानी कि इन्होंने कौन सी वाली वैल्यू ली है? वो वैल्यू ली है जो कि ये वाली, ये 778 इन्होंने लिए, इन्होंने ये शामिल करके लिए। सो आई आई थिंक कि ये वाली वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम अपने जो सही तरीका हम समझते हैं उसी पे चलेंगे, सिरात मुस्तकीम पे। सो हम ये माइनस करेंगे और जो बाकी जवाब बनेगा उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, ये सारा तो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा ना। कितना होगा? 80%, चूंकि बिजनेस में यूज होता है व्हीकल, तो इसलिए इस फिगर का मैं 80% बनाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल वर्क दिस आउट डेप्रिसिएशन। 10,29,000, 2,40,000, 2,73,300, 37,500, 16,875। तो ये मेरे पास टोटल टैक्स डेप्रिसिएशन बनेगी 1596675। सो 1596675 इज द टैक्स डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अकाउंटिंग गेन और लॉस ऑन व्हीकल, वो सवाल में बताया हुआ है कि वो सेम ही वैल्यू थी तो इसलिए कोई नहीं बना। जो टैक्स का गेन और लॉस है व्हीकल पे वो हमने वर्कआउट किया है, 28,000 का लॉस है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे इस सवाल में आसान आसान चीजें हैं, मुश्किल चीज से आप गुजर लिए। एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर 23 मार्च 2021। 23 मार्च आपको पता है ना क्या था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को। एडवांस सैलरी आपने इसको दे दी कितनी? 40,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सिंस ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी ऑफ अमाउंट एंड बैंक्स वर क्लोज ऑन 23 मार्च ड्यू टू पाकिस्तान डे, ही वॉज पेड इन कैश। अब अगर छुट्टी की वजह से एक बंदे को तनख्वाह उसको जरूरत थी, मजबूरी में आपने दे दी कैश में, तो फिर क्या वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है या नहीं? हाँ, यह मजबूरी है यार, क्या कर रहे हो? 23 मार्च है, पाकिस्तान डे है। हाँ हाँ, लॉ में इमोशंस नहीं है, लॉ के पास मोरालिटीज और इमोशंस नहीं है। लॉ जिसको कह रहा है, लॉ स्पेकुलेशन बिजनेस के ऊपर भी टैक्स लगा रहा है। आप जुआ खेल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लॉ उसके ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, इनकम कमाई टैक्स दे दो, बात खत्म हो गई। तो सैलरी में भाई 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने अमाउंट दी है क्रॉस चेक के अलावा, तो वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। तो चाहे पाकिस्तान डे था, चाहे अल्लामा इकबाल डे था, 40,000 रुपए अब आपको क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, ये एक्सपेंस के तौर पे आप माइनस करें। जी, नहीं, 2 एम्प्लॉइज हैं क्या? हाँ, टू फैक्ट्री सुपरवाइजर है ना, एक बंदे को दी। अगर अपने दोस्त को मिला लेता साथ कि यार तुम भी 20 ले लो, मैं भी 20 ले लेता हूँ, मुझे दे दे इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, ठीक है तो फिर ये अलाउ हो जाता है एक्सपेंस। हाँ, टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में एक ही पॉइंट है, जब भी आएगा बस ये देख लेना रिसर्च पाकिस्तान में हुई है कि नहीं, बस दैट्स इट। पाकिस्तान से बाहर हुई है तो वो एक्सपेंस अलाउड नहीं। इसमें बस ये 7 लाख रुपए लिखे हुए जो आपने चाइनीज कंपनी को दिए हैं, ये 7 लाख डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी ठीक है। तो ये 7 लाख रुपए हम सिर्फ डिसअलाउ करने लगे हैं, बाकी एक्सपेंस ठीक है।
एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 6.5 लाख पेड एज इंस्टॉलमेंट टुवर्ड परचेज प्राइस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट। आपने प्लॉट खरीदा और उसकी इंस्टॉलमेंट पे की, तो ये जो इंस्टॉलमेंट आप अदा कर रहे हैं, ये आप जाहिर सी बात है इसका इनकम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको एडमिन एक्सपेंस तो नहीं होना चाहिए ना 6.5 लाख रुपए को। तो 6.5 लाख रुपए विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। ये तो आपने कैश पे किया और एक एडवांस इंस्टॉलमेंट हो गई या लाइबिलिटी कम हो गई। परचेज ऑफ गोट्स वर्थ 2,25,000 फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा। अब बताए ना आप कितने मुसलमान हैं, ये एक्सपेंस है ये एक्सपेंस है क्या नहीं बताए? ना ना तो आपको तो भाई छोरी मार देंगे आपको ईद उल अजहा है भाई, क्या कर रहे हो? इस्लामिक इस्लामिक त्योहार है, बकरा खरीदा है आपने, ठीक है। सो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है जी। सो एक्सपेंस इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये जो एक्सपेंस की एलिजिबिलिटी की पहली कंडीशन टैक्स लॉ ने बताई हुई थी, डिडक्शंस अलाउड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हम इसी को वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो एक्सपेंस नहीं बन सकता। बकरा हो, ऊंट हो, गाय हो, कुछ भी हो। तो 2,25,000 कैन नॉट बी एन एक्सपेंस। उसके बाद डोनेशन ऑफ 10 लाख टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ दिस अमाउंट। ये एक्चुअली पहले जिस वक्त डिडक्टेबल अलाउंस भी था, तो इस वजह से ये दो डिफरेंट आइटम्स दिए हुए। अभी तो पूरे का पूरा 1 मिलियन का टैक्स क्रेडिट ही बनेगा डोनेशन का। तो 1 मिलियन के दो ट्रीटमेंट्स होंगे, एक तो ये एक्सपेंस नहीं हो सकता आपका, और दूसरा आपको एक टैक्स क्रेडिट्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये 1 मिलियन डोनेशन के तौर पे शो करेंगे। सो टैक्स क्रेडिट्स में आप डोनेशन लिखोगे 1 मिलियन का, फिर इसको कंपेयर करोगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, और जो इसमें लोअर अमाउंट होगी उससे बनाएंगे आप वैल्यू सी, और फिर उसको एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करके टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख पेड टू रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अब्बास एंड इज डिपेंडेंट। अब ये अगेन अब्बास की कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ये तो उस बिजनेस का तो एक्सपेंस नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि इसको एक्सपेंस से तो निकाल लेना। हाँ अलबत्ता ये चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ये अब्बास की बिजनेस इनकम जो बन रही है उसमें मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का आपके पास वो तो है ना मौजूद, टैक्स क्रेडिट मौजूद है, तो वो तो आप क्लेम कर सकते हैं। सो टैक्स क्रेडिट में जाके एक दफा आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट शेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्या है जी, प्रीमियम जो भी पे किया 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1.5 लाख, इसमें जो भी कम होगा वो वैल्यू सी बन जाएगी, एंड फिर उसके आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट थिंग विच विल डू इज कि हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सपेंस ट्रीट ना करें। उसके बाद आप अगला काम क्या करेंगे, इसका एक टैक्स क्रेडिट बनाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस का, इसको कंपेयर करेंगे 2 लाख रुपए को 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, और 1.5 लाख रुपए से वैल्यू सी बनी 1.5 लाख, और इसका एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके आपने टैक्स क्रेडिट बना दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस भी हो गया जी। एन अमाउंट ऑफ 7,20,000 रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2018। दिस अमाउंट इंक्लूड्स एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 80,000 ड्यू टू डिले इन टैक्स रिफंड। सो टैक्स रिफंड्स कभी भी इनकम नहीं होते, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप जाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या इनकम शामिल होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक आइटम लिखा है एडिशनल पेमेंट ऑन टैक्स रिफंड अंडर टैक्स लॉस। तो अगर रिफंड एफबीआर आपको पे करने में देर कर दे तो वो कुछ मार्कअप आपको अदा करता है, वो एडिशनल पेमेंट होती है। तो वो एडिशनल पेमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, रिफंड नहीं आएगा। आपने गलती ये की हुई है कि अदर इनकम में शामिल कर दिया है क्या, 7,20,000। तो पहले तो ये 7,20,000 अदर इनकम ट्रीट ना करें, बिजनेस में से इस प्रॉफिट में से इसको निकाल दें। तो प्रॉफिट में से निकाल दिया, ठीक है, 7,20,000, और एन अमाउंट ऑफ 7,20,000 रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और दिस अमाउंट इंक्लूड्स एडिशनल पेमेंट ऑफ 80,000। लेकिन 80,000 तो इनकम में रहना चाहिए ना, लेकिन हेड ऑफ इनकम बिजनेस का नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसलिए बिजनेस में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरा 7,20,000 निकाल दूंगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड ये 80,000 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये एक वर्किंग नोट बना के आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जी, कैपिटल गेन ऑफ 4,30,000 एंड 2,50,000 ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो ये दो कंपनीज हैं जिसका क्या किया इसने, शेयर बेचा, तो कैपिटल गेन्स आ गया।
तो पहले तो ये दोनों अमाउंट जल्दी से बिजनेस की हेड ऑफ इनकम से तो निकाल लेना। 4.5 लाख और 2.5 लाख, ये तो बिजनेस से निकाल देते हैं और कैपिटल गेन्स की हेड ऑफ इनकम में ले जाते हैं। तो 4.5 लाख और 2.5 लाख ये भी निकाल देते हैं प्रॉफिट से और ये भी निकाल देते हैं प्रॉफिट से, ठीक है जी। और कैपिटल गेन्स का एक वर्किंग नोट बनाते हैं और वहां जाके इसके साथ देखते हैं क्या सलूक करना है हमने। तो कैपिटल गेन्स का एक वर्किंग नोट बनाते हैं और 4.5 लाख और 2.5 लाख लिख लिए। इसमें से 2.5 लाख एक ऐसी कंपनी से है जो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए वो सिक्योरिटी ट्रीट होगा। और 4,30,000 एक ऐसी कंपनी से है जो अनलिस्टेड है, तो वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। तो इसका मतलब वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगा। तो इसके लिए आप एक दफा ये मैंने जो कैपिटल गेन्स के चैप्टर की आपको एक समरी दी हुई है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, ये सिक्योरिटी में जो फॉल करता है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन जाता है यहाँ पे। और जो सिक्योरिटी में फॉल नहीं करता उसके साथ क्या करते हैं आप, उसका देखते हैं होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या नहीं, और अगर है तो 3/4 टैक्सेबल करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो इसलिए 3/4 विल बी टैक्सेबल। तो ये मेरी इनकम में 3/500 जाएगा और 2,50,000 पूरा जाएगा, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। तो सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। क्लियर है जी ये बात सबको? सो जो मेरी यहाँ पे इनकम की कैलकुलेशन होगी कैपिटल गेन्स में, मैं 5,72,500 लिख रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं टैक्स लगाने लगूंगा तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यानी 2,50,000 रुपए को अलहदा कर दूंगा। अभी तो मैंने इसको इसी इनकम में रखा हुआ है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक 2.5 लाख रुपए जो थे उसको मैं अलहदा कर दूंगा। 2.5 लाख कौन सा है? ये सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो 2.5 लाख के लिए अलहदा रेट होगा 12.5% का, उसके ऊपर उसका टैक्स कैलकुलेट करके लगाया जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे। ये सेपरेट टैक्सेशन नहीं है, ये एफटीआर नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक जसारत कर रहा हूँ, वो ये कि जिस वक्त आई कैप ने इसको सॉल्व किया तो इन्होंने गलती से, जान के नहीं, इन्होंने कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज में दोनों चीजें लिखी हुई, ठीक है। जबकि सिक्योरिटी नहीं है, वी नो दिस के अनलिस्टेड कंपनी का शेयर सिक्योरिटी नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई वो और डेफिनेशन पूरी कर दे पब्लिक कंपनी होने की। लेकिन जिस वक्त आगे इन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया तो देखें होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 1 ईयर, तो 25, ये काम ठीक किया। तो इसका मतलब इनको पता है कि 4,30,000 वाला जो गेन है वो सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर में आई थिंक एक मिस्टेक है कि ये दोनों सिक्योरिटीज नहीं है, ठीक हो गई जी बात। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन।